दिलों की बातें शब्दों में ढलती है और हाँ, मुलाकात बन जाती है एक यादगार कहानी। मिली उन लोगों से जिनके अनुभव, सोच और जज्बात बना देते हैं उन्हें खास। दिल से दिल तक जुड़ती है बात, यही तो है सच्ची मुलाकात। सुनिए मुलाकात, मुलाकात जहां हर कहानी जिंदगी से मिलती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं इरादा रेडियो 88.4 FM, जनता का जनता के लिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कृष्ण कुमार और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं उन खास लोगों से जो समाज, संस्कृति और हमारे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही सम्मानित व्यक्तित्व मौजूद हैं, धूमन सिंह किरमच। धूमन सिंह किरमच सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। धूमन सिंह किरमच हमारी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धूमन सिंह जी, इरादा रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। धूमन सिंह जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुड़ाव तो आपके परिवार के संस्कारों से होता है। जी। जिस परिवार के जो माँ बाप, आपके बुजुर्ग जो संस्कार देते हैं, वैसे ही व्यवहार आपका अपनी पर्सनल लाइफ में रहता है। तो माता पिता ने अच्छे, बुजुर्गों ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो नेचुरल है, वो उसका इफेक्ट आपके कार्यशैली में भी रहता है, आपके कार्य में भी रहता है, स्वभाव में भी रहता है। तो उसी निमित्त से एक सेवा भाव शुरू से रहता ही है। हमने जो वकालत की वो भी सेवा भाव से। जी। आप वर्तमान में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन हैं। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सरस्वती बोर्ड मुख्य उद्देश्य है सरस्वती नदी में पानी चलाना। सरस्वती नदी की जितनी धरोहर हैं, जितने इसकी आसपास लगते पुरातात्विक जो स्थल हैं, जो तीर्थ हैं, उनका सबका जीर्णोद्धार करना। सरस्वती हमारी आस्था का केंद्र है और सरस्वती एक, मैं कहूँ कि हमारे जीवन की एक धारा है जो युगों युगों से बहती रही है। तो इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ मेरा जुड़ना, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। 2015 में जब माननीय मनोहर लाल जी, उस तत्कालीन सीएम ने जब ये सरस्वती बोर्ड बनाया था, तब उसके बाद मेरे से पहले प्रशांत जी इसके डिप्टी चेयरमैन रहे। इसमें सीएम इनके चेयरमैन होते हैं बोर्ड जी के। जी। और मैं डिप्टी चेयरमैन के नाते, और 2021 से मैं इसका डिप्टी चेयरमैन के नाते मैं इसमें सेवा दे रहा हूँ। और सरस्वती बोर्ड बहुत अच्छा काम, मुझे लगता है, अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। धूमन सिंह जी, सरस्वती को लेकर हरियाणा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इस कड़ी में 18 मार्च से सरस्वती हेरिटेज बोर्ड द्वारा कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। इस अष्टकोशी परिक्रमा के बारे में बताएं। देखिए, मैं पिछले बार, इन्हीं दिनों की बात है, चैत्र चौदस के पर ही ये अष्टकोशी परिक्रमा होती है। तो मैं खेड़ी मारकंडा में सरस्वती में घूम रहा था, तो तीर्थ पे दधीची तीर्थ है वहाँ पर। जी जी। तो मैंने देखा कि कुछ श्रद्धालु वहाँ पर आए हुए हैं और वो श्रद्धालु जो है वहाँ काफ़ी गाड़ियों में थे, लगभग 15-20 लोग थे, जिसमें विशाल मणि जी जो नाभ कमल मंदिर के जो महंत हैं वो उनके साथ थे, और भी कई महंत साथ थे। तो मैंने जब उन श्रद्धालुओं से पूछा तो उन्होंने बताया जी कि हम तो महाराष्ट्र से अष्टकोशी परिक्रमा के लिए आए हैं। जी। तो मैं बड़ा हैरान था। तो मैंने कहा, भाई आप कब आते हो? बोले, जी हम तो हर साल आते हैं। ये जो चैत्र चौदस पे जो अष्टकोशी यात्रा परिक्रमा निकलती है, और मैं बधाई भी देता हूँ, और एक तरह से वो बहुत बड़े लेवल में है संत समाज में, विशाल मणि जी वो इस परंपरा को, ये बहुत प्राचीन परंपरा है, इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं।
कि इस अष्टकोशी परिक्रमा को आज भी निरंतर जारी रखे हैं। तो फिर मैं उनसे प्रभावित हुआ। मैंने कहा भाई अगली बार इस यात्रा को सरस्वती बोर्ड जो है बहुत अच्छे ढंग से इसको करेगा, ताकि इसमें समाज के लोग, क्योंकि ये जब मैंने पता किया विशाल जी से भी, स्वामी ज्ञानंद जी से भी, जितने संत यहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं, तो पाया कि जो अष्टकोशी परिक्रमा है उसका ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें इसका वर्णन ना हो। चाहे ऋग्वेद है, चाहे महाभारत कालीन के जितने ग्रंथ हैं, महाभारत वन पर्व है, वामन पुराण है, सभी ग्रंथों में अष्टकोशी परिक्रमा का वर्णन आता है। इस अष्टकोश की परिक्रमा जो व्यक्ति करता है जी, उसको बहुत भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पिछले साल जब ये मुझे पता लगा, तो हमने पिछले साल पता लगा, तो हमने अगले साल प्लान किया कि हम इसको अगले वर्ष अच्छा करेंगे। तो हमने 2025 में ये यात्रा जो है करीब 300 लोगों के साथ की, बहुत अच्छा, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी इसमें शामिल हुए। स्वामी ज्ञानंद जी ने नाभकमल मंदिर से, और महंत विशालमणि जी ने, और जितने भी महंत यहाँ पर थे, सबके सहयोग से ये यात्रा शुरू करेगी। और इसका जो देखने में आया कि लोगों में इतनी श्रद्धा थी। हमने एक बार शुरू करने का देर थी, केडीबी को हमने साथ लिया जी, हमारे उपेंद्र जी हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, और अशोक रोसा जी, सारी संस्थाओं को हमने साथ लिया, सभी साधु संतों को हमने साथ लिया। और उसका रिजल्ट देखने में आया कि इतने लोग शामिल हुए, हम भी हैरान थे। क्योंकि इस अष्टकोशी परिक्रमा के प्रति कुरुक्षेत्र के जो पुराने लोग हैं, अब मैं बिशनगढ़ के कई लोग मेरे साथ थे हम पिछली यात्रा में, वो कहने लगे जी हमें तो लगभग 50 साल से हम ये यात्रा कर रहे हैं। यानी कि उनके बुजुर्ग करते आए, आज वो कर रहे हैं, और कल उनके बच्चे करेंगे। तो ये परंपरा ऐसी है जो सरस्वती के किनारे पनपी जितनी सभ्यताएं हैं उनसे जुड़ी हुई परंपरा है। इस परंपरा को जीवित रखें, ये हमारा उद्देश्य बनता है, सरस्वती बोर्ड का उद्देश्य बनता है, केडीबी का उद्देश्य बनता है। और इसी के निमित्त ही हम ये यात्रा अब की बार, दूसरी बड़ी यात्रा जो है, परिक्रमा जो है, अब की बार शुरू करने जा रहे हैं 18 मार्च से। चैत्र 14 उस दिन है, और हमें लगता है कि शहर के सभी लोग इसमें शामिल होंगे। तो डोमन सिंह जी, हम यूँ माने कि ये जो परंपरा है ये नियमित रूप से निरंतर चलती आ रही है, ऐसे उल्लेख 100% जितना उल्लेख इस परिक्रमा का है, क्योंकि इसमें 18 किलोमीटर ये सरस्वती के किनारे चलती है, नाभकमल मंदिर से शुरू होकर कार्तिकेय मंदिर है, उसके बाद कार्तिकेय मंदिर के बाद स्थानेश्वर मंदिर है, बाहरी गांव से होते हुए फिर आपगा तीर्थ है, फिर कुबेर तीर्थ है, और सरस्वती के किनारे के तीर्थ में ये आपको गिनवा रहा हूँ। और उसके बाद फिर इसके क्षीर सागर तीर्थ है, एक राम तलाई तीर्थ है, शहर में बहुत प्राचीन तीर्थ माना जाता है, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। बहुत प्राचीन सरस्वती के किनारे हैं। अभी मैं गया था वहाँ तो देखा बहुत प्राचीन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हम उनको खुदवा रहे हैं। और आर्कियोलॉजी को भी मैंने लिखा है डिपार्टमेंट को कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए, ये कब से कितनी पुरानी है। उसके बाद सरस्वती घाट, फिर ही दधीची घाट है खेड़ी मारकंडा में, जिसमें ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। जितनी प्राचीन उसकी मान्यता है। वृद्ध कन्या है जो रतगल गांव है, रतगल गांव के किनारे, सरस्वती के किनारे जो शमशान घाट है, वहाँ पर वृद्ध कन्या तीर्थ है, बहुत प्राचीन तीर्थ है, वहाँ भी हम सीढ़ी बढ़ा रहे हैं। फिर रंतुक्ष यक्ष है जो महाभारत काल से, रंतुक्ष यक्ष भगवान श्री कृष्ण जी ने जो महाभारत की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि की एक रंतुक्ष यक्ष विराजमान किए थे, वो वहाँ पर विराजमान हैं। तो और उसके बाद फिर बीड़ पीपली से होते हुए पावन तीर्थ है पलवल सुंदरपुर का, फिर ओगड़िया घाट है पलवल का, शिव मंदिर है वहाँ पर, बाणगंगा दयालपुर, आपका तीर्थ दयालपुर, भीष्मकुंड नरकातारी से होते हुए यह यात्रा नाभकमल मंदिर में फिर समाप्त हो जाती है। यानी कि नाभकमल मंदिर से शुरू होती है और नाभकमल मंदिर में ही समापन इसका एक दिन में हो जाता है। लगभग इसका एरिया जो है वो वैसे तो अष्टकोशी 8 कोस प्राचीनतम है, लेकिन अब जैसे सड़कों का और इसका सारा थोड़ा बढ़ गया है तो 2-4 किलोमीटर फालतू होती है। तो लेकिन का विस्तार हुआ है, क्षेत्र का विस्तार हुआ है, उसी हिसाब से करना और पिछली बार जो देखने में आया लोगों में जो खुशी की बात थी, पहले सरस्वती पर चलने का रास्ता नहीं होता था जी, तो हमने पिछली बार सरस्वती पर ही चलने का रास्ता बनाया। सभी लोग सरस्वती के किनारे किनारे चले, बहुत खुशी की बात है, लोगों ने बधाई भी दी, साधुवाद भी दिया।
अब की बार भी हम यही कर रहे हैं कि सरस्वती का जो 18 किलोमीटर का पैदल चलने का रास्ता है वो हमने तैयार कर दिया है और सभी उस पर चलेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से भी ये निवेदन कर रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं जी कि वो सभी इस यात्रा में जरूर शामिल हों। ये परिक्रमा ऐसी परिक्रमा है जो आपको पुण्य प्राप्ति भगवान विष्णु जी के, यानी कि ये राजा कुरु से भी पहले शुरू है। जो कुरुक्षेत्र के जन्मदाता राजा कुरु हुए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से उन्होंने ये परिक्रमा शुरू की और उसके बाद से ये परिक्रमा आज तक जारी है। धूमन सिंह जी, हमारे जो श्रोता हैं वो आपकी बात को सुन रहे हैं और ज़रूर अष्टकोशी परिक्रमा में शामिल होंगे। और आपने बहुत अच्छी, ये मैं यूँ कहूँ कि सार्थक पहल शुरू की, लेकिन इसी में एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि अष्टकोशी कुरुक्षेत्र परिक्रमा का जो धार्मिक महत्व है वो क्या है? देखिए, धार्मिक महत्व जो संत महात्मा जो बोलते हैं, पुण्य की प्राप्ति का ही धार्मिक महत्व माना जाता है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में वर्णन आता है कि आप फलां तीर्थ पे जाएं तो आपको ये आशीर्वाद मिलेगा, फलां तीर्थ पे जाए तो ये आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जिस पर करीब करीब आपको 15 तीर्थों के दर्शन करने का एक दिन में मौका मिलता है। वैसे रूटीन में व्यक्ति एक तीर्थ पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, लेकिन ये ऐसा संयोग बनता है चैत्र चौदस के दिन कि जिस दिन आपको इतने पवित्र तीर्थों पे एक दिन जाने का अवसर मिलता है। और लगभग तीर्थ पे माँ सरस्वती का, शिव जी के जो मंदिर हैं और उनकी मूर्तियां हैं, यानी कि आपको ऐसा वातावरण मिलेगा, आपको ऐसी अनुभूति आएगी, उसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। मैंने और मेरे बेटे ने, परिवार के और भी लोग थे और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, सब ने पूरी की और बहुत आनंद लिया सबने कि ऐसा कुरुक्षेत्र के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने सारे लोग इस परिक्रमा में रहे और इतने आनंद प्राप्त किया। देखिए, पुण्य किस तरह से मिलेगा वो परमात्मा डिसाइड करता है, बिल्कुल, वो उनके हाथ में है। लेकिन हमारा फर्ज ये है, हमारा क्या, कि हम सीधी हमारी साफ नीयत से हम इनके चरणों में रहें और अच्छा काम करें, तो मुझे लगता है पुण्य प्राप्ति जरूर होगी। ये शांति और आनंद की अनुभूति होती है बिल्कुल, इस परिक्रमा को करके। जी जी। तो इसी में एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि परिक्रमा का मार्ग क्या रहेगा और किन किन प्रमुख तीर्थों से होकर ये गुजरेगी? परिक्रमा का मार्ग जैसे मैंने बताया कि बाहरी नाभकमल मंदिर से शुरू होकर बाहरी से होते हुए वहाँ पर तीर्थ है, कुबेर तीर्थ, उसके बाद चला जाते हैं। उससे पहले हमारे स्थानेश्वर महादेव मंदिर हैं, कार्तिकेय तीर्थ है जी। कार्तिकेय तीर्थ हम अब डेवलप कर रहे हैं। पूरे शहर में कार्तिकेय का मंदिर कहीं नहीं है जी जी, लेकिन वो सरस्वती के किनारे स्थित है बारी में, तो वहाँ हम उसको डेवलप कर रहे हैं। और रामतलाई तीर्थ को हम डेवलप कर रहे हैं, कुबेर तीर्थ को हम डेवलप कर रहे हैं। एक अब की बार हमने कोशिश की है कि ये जितने तीर्थ हैं इनकी एक एक समिति बनाई जाए, ताकि इन तीर्थों की मान लीजिए कि सरस्वती बोर्ड ने या केडीबी ने उस तीर्थ के ऊपर कुछ कार्य कर दिया, अब रेगुलर उसको मेंटेन रखना तो श्रद्धालुओं का काम ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक ऐसी समिति हम बना रहे हैं हर तीर्थ की, जो उस 11 लोगों की, 21 लोगों की, जैसे कि RW होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जिनकी सामूहिक भागीदारी रहे, सामूहिक भागीदारी रहे, और वो इस तीर्थ को ये समझे कि ये हमारा अपना तीर्थ है और हमारे अपने भगवान हैं, हम इनकी सेवा करें तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे फिर होते हुए हम पूरा चिट्टा मंदिर तक, सरस्वती से चलते चलते हम चिट्टा मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद सुंदरपुर, पलवल से खेड़ी से निकलते हुए फिर हम दयालपुर, बाणगंगा, और फिर दयालपुर से मिर्ज़ापुर क्रॉस करके हम नरकातारी, और नरकातारी से फिर वापसी हम नाभकमल मंदिर में पहुंच जाते हैं। ये एक दिन का है और बहुत आनंद आता है। मैं तो हैरान हूँ कि पिछली बार छोटे छोटे बच्चे इस परिक्रमा में शामिल हुए और उन्होंने पूरी भी की, ऐसा नहीं है जी। और एक और इसमें एक बड़ी अलौकिक शक्ति की अगर मैं बात करूं, कोई अलौकिक शक्ति ही है। ये लगभग 30 किलोमीटर का एरिया बनता है एक दिन में, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने, चाहे वो बड़ा था, बच्चा था, बूढ़ा था या औरत थी, जिसने बीच में छोड़ा हो। सब ने ये यात्रा, शाम को जब हम पहुंचे, जो लोग सुबह हमारे साथ चले थे, शाम तक पूरी उन्होंने यात्रा की। ये बहुत बड़ी हर्ष का विषय था। और अब की बार भी हमें उम्मीद है कि पिछली बार से भी ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे।
आपने कहा कि पिछली बार से भी ज़्यादा लोग शामिल होंगे इस परिक्रमा में, तो ये जो परिक्रमा होती है इसमें दूर दूर से लोग श्रद्धालु शामिल होते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, हमारे जो सरस्वती बोर्ड के जो सदस्य हैं और जो केडीबी के सदस्य हैं, अपने भाई अशोक रोसा जी इस मामले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अमित रोहिला जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष हैं, नरेंद्र जांगड़ा जी, रावत जी और रमेश गावड़ी जी, रमेश सैनी जी जिला के महामंत्री जो बाहरी से हैं जी। तो एक पूरी टीम, सुनील जी हैं, सुनील अपना चंद्रभानपुर से हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, एक हमने पूरी टीम बनाई हुई है और ये टीम सभी संस्थाओं से बातचीत कर रही है। पिछली बार भी जिन जिन संस्थाओं से बात की और उन संस्थाओं ने, हम अभिभूत थे कि उन संस्थाओं ने अपने अपने जगह पर सारी इस परिक्रमा में रहने वाले लोगों का स्वागत किया, उनके ऊपर फूल भी बरसाए, उनके लिए जल पानी की व्यवस्था भी की, फल वितरण भी किए। यानी कि ये सारी व्यवस्था भी अब की बार इसी तरह से रहने वाली है, बल्कि अब की बार हमने थोड़ा और बढ़ाया है। हमने पिछली बार तो मंदिर वाइज था कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर जाकर करेंगे, लेकिन अब बीच में जो जो कॉलोनियाँ लगती हैं, जो हमने समितियाँ बनाई हैं, उन समितियों की ड्यूटी लगाई कि वो जिन जिन कॉलोनी से निकले यात्री जी परिक्रमा करने वाले लोग, तो उनमें वहाँ उनका स्वागत भी हो और उनका जलपान जो भी है वो व्यवस्था पूरी वो कर रहे हैं। हाँ, धूमन सिंह जी, जैसे आपने कहा कि कुछ स्वयंसेवक जो हमने चयनित किए हैं, तो क्या स्थानीय संस्थाएं और उनके स्वयंसेवक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल 100% ले सकते हैं। सारी स्थानीय संस्थाएं इसमें हमारे साथ हैं। अभी एक मीटिंग भी हम सबके साथ करने वाले हैं, पिछली बार भी हमने की थी। और ये संस्थाएं, मुझे लगता है कि ऐसे कार्य, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसा पवित्र स्थल है, कुरुक्षेत्र का तो ये माना जाता है कि आपने जन्म, हमारा तो जन्म हुआ यहाँ पर, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी पुण्य की बात है। ऐसा ग्रंथों में आता है कि कुरुक्षेत्र से हो तो सिर्फ ध्यान भी अगर आपने कर लिया तो मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन आता है। वामन पुराण में है, वामन पुराण में वर्णन आता है जी, कि गंगा में नहाने गए तो आप पवित्र हो गए, आप कुरुक्षेत्र में आपने ये सोच लिया कि मैं जाऊंगा, ऐसा सोचने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वो श्लोक है कि गंगा या जले मुक्ते वाराणसी जले स्थले, यस कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ते अंतरिक्ष जले स्थले। आपको मुझसे ज़्यादा याद है। तो इस तरह से लोग, यहाँ का जो भाव है वो अच्छा भाव है, सेवा का भाव है। और मैं संस्थाओं को भी साधुवाद देता हूँ जो इस संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। शहर के प्रमुख लोग हैं, एमसी हैं, सारे बिजनेसमैन लोग हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, बहुत आनंद आता है। धूमन सिंह जी, आपका बड़ा योगदान रहा है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और कुरुक्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिज्म जो है बढ़ाएं जी, तो कुरुक्षेत्र में दूसरा टूरिज्म की बजाय धार्मिक टूरिज्म ज़्यादा काम करता है। यानी कि यहाँ यात्री जो आता है, जो पिलग्रिम्स है, यानी कि जो श्रद्धालु है वो आता है, और हम उस श्रद्धालु के लिए अच्छा अगर हम यहाँ पर वातावरण बनाएंगे। पहले गीता जयंती बहुत छोटे लेवल पे होती थी, लेकिन पिछले 10-11 साल से जो माननीय मनोहर लाल जी ने और जो नायब सैनी जी ने प्रयास किए, हाँ, भव्य रूप हो गया वो है इसका। अब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप गीता जयंती का हो गया है जी। सरस्वती महोत्सव बहुत छोटे लेवल पर होता था, आज सरस्वती महोत्सव भी बहुत बड़े लेवल पर राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव हो गया है। दूसरे प्रदेशों के लोग भी इसमें पूरी दुनिया में पहचान बनी है। यस। और इसके अलावा जितने भी तीर्थ और जितने भी यहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं एक्टिविटी, तो अब जो है धार्मिक, अब इतना बड़ा ज्योतिसर में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, नरेंद्र मोदी जी के हाथों शुभारंभ किया गया अनुभव केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ जाकर देखेंगे तो महाभारत काल की हर एक स्मृति वहाँ पर याद आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केंद्र डेवलप सरकार ने किए हैं। तो अब इससे टूरिज्म बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है। तो ऐसी हमारी योजना रहती है। वेस्ट कोसी परिक्रमा भी, अब बहुत लोग ऐसे हैं जो परिक्रमा करने के लिए वहाँ जाते थे वृंदावन। जी जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर गीता का उपदेश दिया। जो लोग इस परिक्रमा में शामिल होंगे तो बात तो एक है, समझने की बात होती है। तो सरस्वती तीर्थ पर जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या विकसित की जा रही हैं? देखिए, सरस्वती तीर्थों पर एक प्राचीन, अगर मैं आदि बद्री से लेकर जो फर्स्ट फेज में हम ले रहे हैं, कैथल के गग्गर जहाँ सरस्वती में आकर मिलती है,
200 किलोमीटर का एरिया है। उस 200 किलोमीटर में 70 के करीब शमशान घाट हैं और हर शमशान घाट की पर हम करीब करीब घाट बना रहे हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता ये है कि शुरू से ही फूल डालने का जो काम है वो बाहर यहाँ से नहीं जाते थे पहले बुजुर्ग, क्योंकि सरस्वती में पहले पानी होता था 12 मासी। तो सरस्वती को अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती माना जाता है कि नदियों में श्रेष्ठ, माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ सरस्वती हैं जी। तो तभी लोग सारा जो है फूल भी और अंतिम जो मोक्ष प्राप्ति हेतु जितना भी कार्य है वो सरस्वती के किनारे करते थे। आज भी अगर मैं कंपैरिजन की बात नहीं करता, अगर गंगा का प्रयागराज और हरिद्वार अगर छोड़ दें, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा पिंडदान के केंद्र हैं तो वो सरस्वती के किनारे हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? सरस्वती नगर बड़ा पिंडदान केंद्र है, जहाँ जो पहले यमुना नगर में मुस्तवाद होता था जी। सन्नित सरोवर बहुत बड़ा केंद्र है पिंडदान का, आज दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं। पेवा बहुत बड़ा पृथक तीर्थ पिंडदान केंद्र है, जहाँ 5 प्रदेशों के लोग पिंडदान के लिए आते हैं, वो सरस्वती के किनारे है। उसके बाद कलायत कपिल मुनि तीर्थ है, बहुत बड़ा पिंडदान केंद्र है। उसके बाद पुष्कर झील है राजस्थान में जी, 4-5 प्रदेशों के लोग वहां पर जाते हैं। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर सिद्धपुर है सरस्वती के किनारे, जो बहुत बड़ा पिंडदान का केंद्र है। यानी कि 6 ये पिंडदान केंद्र जो हैं प्रचलित आज भी हैं, ये सारे सरस्वती के किनारे है। तो ऐसे सरस्वती का जो वर्णन है बहुत बड़ा है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सारी आर्कियोलॉजिकल साइट सरस्वती के किनारे हैं। ये आपने वैसे बड़ी जानकारी साझा की है हमारे श्रोताओं के साथ, और श्रोता जो है इससे लाभान्वित भी होंगे। तो धूमन सिंह जी, मैं आपसे अगला जो सवाल है मेरा वो ये है कि प्रदेश के युवा हमारी इस विरासत से कैसे जुड़ सकते हैं? आप तो बहुत युवाओं को जोड़कर साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, वैसे तो लगभग युवा हमारे साथ रहते हैं। अब हम जितने भी सेमिनार करते हैं, सभी यूनिवर्सिटियों में करते हैं, तो सभी नौजवान हमारे से जुड़े हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट जो हैं वो सरस्वती से जुड़े हुए हैं, जिसमें आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है। ऐसे सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो हैं, बहुत सारे बच्चे अब सरस्वती के ऊपर शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, एक बड़ा सेमिनार भी अभी किया, इंटरनेशनल सेमिनार किया हमने अभी यूनिवर्सिटी में। तो हमारी जो टीम है वो पूरे यूनिवर्सिटियों में ऐसे बच्चों के ऊपर फोकस कर रही है जो सरस्वती के ऊपर शोध करना चाह रहे हैं। अब जब से कुणाल, बिरडाना और राखीगढ़ी की हरियाणा में खुदाई हुई, इन 3 खुदाई ने जितनी भी जो पहले मार्क्सिस्ट लोग थे जो ये कहते थे कि आर्यन बाहर से आए थे जी, उनको भी जुटला दिया। ये एक अंग्रेजों की थ्योरी थी हमारे देश के लोगों को डिक्लाइन करने की जी। जब हमारे देश के लोगों ने नारा लगाया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उन्होंने एक कार्ल मार्क्स जो था जो उन्होंने एक चाल चली, हमारे देश के लोगों को ये बोला कि यार तुम भी बाहरी हो, तुम को यहाँ के हो, आप भी बाहर से आए हो, आर्यन बाहरी हैं। लेकिन इन 3 खुदाई ने हरियाणा में जो बिरडाना, कुणाल और राखीगढ़ी में जो 3 खुदाई, इसमें ये निकल के आया कि हमारी जो सभ्यता है वो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। यानी कि यूरोप, यूनान से बड़ी सभ्यता जो है प्राचीन। तो यानी कि जितना अफगान और ईरान तक का ये जो एरिया था, ये सारा हिंदू कुश एरिया था, और यहीं के हम बने हुए हैं, यहीं से हम पैदा हुए हैं। सारी सभ्यताएं सरस्वती और सिंधु घाटी के दोनों के बीच में पनपी हैं, क्योंकि यहाँ पानी था, लोग वहाँ पर रहते थे जहाँ पानी होता था। तो ये सारा इतना कुछ युवाओं के लिए है, इसमें जितना युवा आगे बढ़ेगा इसमें और ज़्यादा प्राप्त करेगा। धूमन सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को। और अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या संभावनाएं देखी जा सकती हैं? देखिए, संभावनाएं तो बहुत सारी हैं। संभावनाओं में जहाँ तक बात करें, जिस तरह से हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस विषय पर काम कर रही है। अब पहले की सरकारें इतना ना तो टूरिज्म पे जोर था, अब ना सरस्वती बोर्ड था, ना केडीबी एक तरह से इतना काम करती थी, ना ही टूरिज्म को लेकर जितनी एक्टिविटी आज प्रदेश में बढ़ रही है। अब अब की बार वन महोत्सव मनाए गए, जंगल में सीएम साहब गए, सारे कलेसर में गए, यहाँ सौंसर में आए, सौंसर में आकर यहाँ 70 एकड़ में हमने एक रिजर्वायर भी हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो प्रवासी पक्षी आते हैं वहाँ की रिचार्जिंग हो, वहाँ के पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए पानी मिले।
तो बहुत सारा जो समागम जो है सरकार इस क्षेत्र में करने जा रही है और उस रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। धूमन सिंह जी, आपने हमारे श्रोताओं से अपने विचार साझा किए। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोस्तों, आप भी अष्टकोशी कुरुक्षेत्र परिक्रमा का हिस्सा बने और अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर शामिल हों। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हर सुबह की शुरुआत, हर शाम का मजा, हर गाना आपकी अपनी आवाज, इरादा रेडियो जनता की आवाज, जनता के लिए। जब दिलों की बातें शब्दों में ढलती है और हाँ, मुलाकात बन जाती है एक यादगार कहानी। मिलिए उन लोगों से जिनके अनुभव, सोच और जज्बात बना देते हैं उन्हें खास। दिल से दिल तक जुड़ती है बात, यही तो है सच्ची मुलाकात। सुनिए मुलाकात, मुलाकात, जहाँ हर कहानी जिंदगी से मिलती है।